यस माय डियर स्टूडेंट्स, लुक एट दिस कि आप लोगों के पास एक दुनिया का स्लोएस्ट एनिमल है। यस यू आर राइट, ये एक स्लॉथ है। या एक और स्लोएस्ट एनिमल की मैं आपसे बात कर रहा हूं, बिल्कुल सही पहचाना आप लोगों ने, ये एक गार्डन स्नेल है। या फिर हम किसी टेडी बियर की बात कर लें। ये तीनों ऑर्गेनिजम्स बहुत आहिस्ता आहिस्ता मूव करते। ऑन द अदर हैंड, अगर आप लोग चीता को देखें या आप टाइगर को देखें या आप लोग दुनिया के बहुत स्विफ्ट मूविंग स्नेक को देखें जो बहुत पलक झपकने में अपने टारगेट को अटैक करते हैं और उसका जो प्रे है उसे पता भी नहीं चलता कि मेरे साथ क्या हो गया। इन दोनों की लाइफ की स्पीड में इतना फर्क क्यों है? आप लोगों को चैप्टर नंबर 3 याद है, तो उसमें मैंने आप लोगों से एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल की बात की, दैट वाज बेसिकली व्हाट? एंजाइम। डेफिनेटली इन दोनों ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स में एंजाइम सिस्टम का बहुत फर्क है और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं इन दोनों ग्रुप्स के अंदर, लेकिन अपने टॉपिक से स्टक रहते हुए I want to inculcate another new concept in your brains, and that is कि आप लोगों के इन दोनों ग्रुप्स में जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी। जिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में फ्री एनर्जी मीन्स एनर्जी अवेलेबल टू कैरी आउट द रिएक्शन इज मोर, दैट ग्रुप इज वेरी स्विफ्ट। और जिस ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एनर्जी इतनी है कि वो एक वक्त में एक या दो प्रोसेसेस को ही कैरी आउट करने के लिए काफ़ी है, तो जाहिर है वो ऑर्गेनिज्म बहुत स्लो मूव करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि एंजाइम सिस्टम के साथ साथ आप लोगों की बॉडी में फ्री एनर्जी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप लोगों के पास फ्री एनर्जी अवेलेबल होगी तो रिएक्शंस हो सकेंगे, और अगर फ्री एनर्जी अवेलेबल ना हुई तो बायोकेमिकल रिएक्शंस विल नॉट प्रोसीड इन द गिवन डायरेक्शन। अब हम अंडरस्टैंड करेंगे किसको? फ्लैश कार्ड को, कि हमारे इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम क्या क्या अंडरस्टैंड करने वाले हैं। सो नंबर 1 इज वी वांट टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन, बिकॉज डेफिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई हैव ऑलरेडी प्लेस्ड फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स ऑन द बोर्ड। तो यू नो वेरी वेल कि मैं ऐसा कब करता हूँ कि जब मैंने जाहिर है उस चीज़ की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करना होता है। फिर हम देखेंगे कि जैसे फ्री एनर्जी, जैसे मैंने कॉन्सेप्ट दिया आपको भी, वो क्या होती है, और फिर हम देखेंगे कि व्हाट इज इट्स सोर्स, एंड देन वी विल सी द रोल ऑफ दैट वेरी सोर्स इन अ वेरी यूनिक प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एंड वी नो वेरी वेल कि फिर फोटोसिंथेसिस का ताल्लुक एरोबिक रेस्पिरेशन के साथ है, राइट? एंड देन एरोबिक रेस्पिरेशन इज गोइंग टू प्रोड्यूस व्हाट? ATP, and then ATP is going to catalyze even the process of what? Breakdown of food. So we will study all relations amongst these molecules and statements in this lecture. So be ready, put out your copies and pens, open up your eyes and brains and the doors of the ears, and try to fly with me. Have a nice journey. First of all, we're going to start with definition. There are too many definitions of bioenergetics. बहुत सारी है, लेकिन अगेन जो हमारे लिए सबसे बड़ी कॉन्स्टेंट वो क्या है? आप लोगों का सिलेबस। तो उसी के अंदर रहते हुए मैंने उसी डेफिनेशन को आप लोगों के यहाँ पे लिखा है जो आप लोगों की बुक में लिखी हुई है। व्हाट इज दिस डेफिनेशन? कि बायोएनर्जेटिक्स इज द क्वांटिटेटिव स्टडी, यानी कि इसमें मैंने क्वांटिटी को मेजर करना है। किस चीज की? एनर्जी की, जो बेसिकली दो ऑर्गेनिजम्स या दो प्रोसेसेस को आपस में रिलेट कर रही है। और नंबर 2 इज कि वो एनर्जी एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट हो रही है। मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास एक हॉट ऑब्जेक्ट है और मेरे पास एक ये कोल्ड ऑब्जेक्ट है, तो कितनी एनर्जी हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट में मूव कर सकती है, राइट? इट इज बेसिकली मेजरेबल थिंग। तो उस पर्टिकुलर फील्ड को जिसमें मैं इसको मेजर कर सकता हूं, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? बायोएनर्जेटिक्स। ठीक है, अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। जैसे मैंने डिस्कस किया था आप लोगों के साथ कि फ्री एनर्जी क्या है। फ्री एनर्जी में पॉइंट नंबर 2 के ऊपर स्टूडेंट्स, तो जो फ्री एनर्जी है वो डिटरमाइन करती है कि रिएक्शन कैन अकर और नॉट।
अगर आप इसे फिजिक्स केमिस्ट्री की ज़बान में बात करें तो इसे सबसे पहले डिस्कवर किया था गिब्स ने, तो हम इसे गिब्स फ्री एनर्जी का नाम भी दे सकते हैं, राइट। अब जो फ्री एनर्जी है वो उसका सोर्स क्या है, उसका मेरे पास स्टूडेंट्स क्या है, सोर्स। तो सोर्स है मेरे पास सन। अब आप लोगों की इस कुर्राए अर्ज पे, जैसे मैंने बोला था कि शायद यही वो जगह है हमारी इस कायनात में जहां पे जिंदगी पनप रही है, वेयर लाइफ कैन थ्राइव एक्चुअली। तो उसका जो सोर्स है वो कैसा है, सन। अब आप लोगों की बुक ने दो वर्ड यूज की है, सन इज डायरेक्ट सोर्स और इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल biochemical processes taking place on the face of earth, right? So we want to write this word for all biochemical processes, right? अब you know very well कि हमारे पास क्या प्रेजेंट है, जाहिर है सन, राइट। अब इस पर्टिकुलर सन में से क्या निकल रही है, दो किस्म की एनर्जी निकल रही है जो हम अपनी सिर्फ बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, हम इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री को जाहिर है डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं कर सकते। हम इस सन की बात करें कि दिस वेरी सन इज प्रोवाइडिंग अस टू टाइप्स ऑफ यू कैन से एनर्जीज टू कैरी आउट बायोकेमिकल प्रोसेसेस। वन ऑफ देम इज कॉल्ड एज लाइट एनर्जी and other one is called as heat energy, right? अब अगर हम लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी की बात करें तो क्या मेरे पास कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो इस सन से आने वाली टू फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज को डायरेक्टली इस्तेमाल करे? तो आंसर इज नो। अगर फॉर एग्जांपल मुझे भूख लगी हुई है तो ऐसा नहीं है कि मैं जाके धूप में बैठूंगा तो मेरी भूख खत्म हो जाएगी, या मेरी बॉडी उस पर्टिकुलर सन से ऑब्टेन वाली एनर्जी को मेरी डिफरेंट बायोकेमिकल प्रोसेसेस को कंटिन्यू करवाने में इस्तेमाल कर सकते। इसका मतलब है कि ऑल दो तमाम बायोकेमिकल रिएक्शंस का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, मेरे पास सन, लेकिन सन से ऑब्टेन होने वाली लाइट और हीट किसी भी किस्म की लाइफ के लिए डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। इवन इट इज नॉट अ डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द प्लांट्स। प्लांट भी डायरेक्टली उसको यूज नहीं कर सकते। तो फिर होता क्या है, इस पर्टिकुलर सन से आने वाली इस फॉर्म ऑफ एनर्जी को प्लांट्स यूज करते हैं, ठीक है। ये किसके पे फॉल कर रही है स्टूडेंट्स, प्लांट के फॉर एग्जांपल लीव्स पे फॉल कर रही है, से दीज आर द लीव्स। तो जो ही ये वाली रेडिएशंस इस पर्टिकुलर लीफ के ऊपर फॉल करेंगी तो एज अ रिजल्ट क्या होगा स्टूडेंट, मेरे पास कि मेरे ये वाले लीव्स क्या बनाएंगे, एक केमिकल एनर्जी। इनफैक्ट ये जो मेरे पास प्लांट है ये सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, राइट। सो वी कैन राइट सोलर एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड बाय द प्लांट्स इनटू केमिकल एनर्जी। अब एक दफा अगर हम लोगों ने केमिकल एनर्जी बना ली तो नॉट ओनली इसे प्लांट्स खुद यूज कर सकते हैं बल्कि ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स की एनर्जी का सोर्स भी हो सकते हैं। तो ये बात हमें यहां से पता चली कि अगर ये तमाम एनर्जी का सोर्स मेरे पास सन ही है, बट इवन प्लांट्स कैन नॉट कंज्यूम सोलर एनर्जी टू कैरी आउट देयर प्रोसेसेस। इफ दे वांट टू कैरी आउट दीज प्रोसेसेस तो वी हैव टू convert solar energy into chemical energy, right? For example, you know very well, make first of all trioses, ये हमने बहुत डिटेल से पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 में, and then we can combine these trioses together and we can have what, hexoses, right? So 3 carbon compound will combine with 3 carbon compound and we will have a 6 carbon compound, and that very 6 carbon compound is called as hexose, for example glucose, right? So photosynthesis का process बहुत essential है। If there is no sun
there will be no photosynthesis. Therefore, we say कि ultimate source of energy for an ecosystem or for the earth or for this world is basically nothing other than sun, right? So now we want to move to the next concept. Next concept ये है कि सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर प्रोसेस ने प्लांट को एनर्जी प्रोवाइड नहीं की, बल्कि it is another source for very, very vital biochemical reaction that is called as what? Respiration. But how? Let's see it. You know very well that during the course of photosynthesis, we produce oxygen as a byproduct, right? Once we had oxygen in the environment, तो एनएरोबिक एनवायरनमेंट कन्वर्ट हो गया किस में? एरोबिक एनवायरनमेंट में। और अगर मैं इस चैप्टर के कोर्स में आपको ये बात बताऊंगा कि अगर मेरे पास कंडीशंस कैसी हैं एनएरोबिक, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है वो बहुत कम है। लेकिन अगर कंडीशंस मेरे पास क्या हो जाए एरोबिक, मींस मैं ऑक्सीजन की मदद से सांस लेना शुरू कर दूं, तो फिर मेरे पास जो अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। इसका मतलब ये था कि ऑक्सीजन के प्रोड्यूस होने के साथ साथ ही, वही बात है मैं वर्ड बार यूज़ करूँ, मैं चैप्टर नंबर 3 में भी वर्ड यूज़ किया था कि ज़िंदगी की जो डायनामिज्म है, राइट, ज़िंदगी की जो स्पीड है, पेस है, रफ्तार है, वो बहुत ज़्यादा क्या हो गई? चेंज हो गई। बिकॉज कि अब वो जो फ्री एनर्जी अवेलेबल होनी थी मेरे सिस्टम में वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। आप ये कह सकते हैं, अगर कोई बंदा आपसे ये पूछे कि एरोबिक रेस्पिरेशन का और फ्री एनर्जी का आपस में क्या रिलेशन है, तो आप ये बताएंगे कि एरोबिक रेस्पिरेशन के रिजल्ट में अमाउंट ऑफ जो फ्री एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी, जो अमाउंट ऑफ फ्री एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी, इट वाज मच हायर देन द एनारोबिक एनवायरनमेंट। सो इस पर्टिकुलर रेस्पिरेशन के रिजल्ट में प्रोड्यूस हुआ एक बहुत ही यूनिक मॉलिक्यूल जिसका नाम क्या था मेरे पास स्टूडेंट्स? एटीपी। वंस वी हैड दिस एटीपी, तो फिर हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास दो किस्म के रिएक्शन का लिंकर मिल गया, उनको जोड़ने वाला कंपाउंड मिल गया, दैट वाज बेसिकली व्हाट? एटीपी। सो जब आप एनाबोलिज्म को और कैटाबोलिज्म को, ये आपने वर्ड पढ़ा हुआ है पहले से, एनाबोलिज्म क्या होती है, कैटाबोलिज्म क्या होती है, चैप्टर नंबर 2 में, कि सम ऑफ ऑल कंस्ट्रक्टिव रिएक्शंस इज कॉल्ड एज एनाबोलिज्म and some of all destructive reactions is called as catabolism and some of these two is called as metabolism. So आप लोगों की बॉडी में जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो सकते थे या होते थे, उनको आपस में लिंक करवाने के लिए जो मॉलिक्यूल यूज हुआ दैट वाज बेसिकली एटीपी। एंड यू नो वेरी वेल, आपने पढ़ा हुआ चैप्टर नंबर 2 में कि एटीपी स्टैंड्स फॉर एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, राइट। अब आप जरा गौर से देखिए, तो जिस प्रोसेस में हम एनर्जी को यूज कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज एनाबॉलिक प्रोसेस, एंड द बेस्ट एनाबॉलिक प्रोसेस दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर इज फोटोसिंथेसिस। और यू नो वेरी वेल कि मैंने बोला था कैटाबॉलिज्म को आप कराटे से याद कर सकते हैं, और कराटे के जो प्लेयर्स होते हैं तो चीजों को तोड़ते हैं, बनाते नहीं हैं। तो कैटाबॉलिज्म इज अ प्रोसेस ऑफ व्हाट? ब्रेक डाउन। सो रेस्पिरेशन इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। अब फोटोसिंथेसिस को मीन्स एनाबॉलिक प्रोसेस को और रेस्पिरेशन मीन कैटाबॉलिक प्रोसेस को, जो चीज आपस में लिंक अप करने वाली है वो क्या है? बेसिकली एटीपी, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये वो यू कैन से कॉन्सेप्ट थे जो बहुत ज़्यादा एसेंशियल थे टू कैरी आउटवर्ड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फिनोमेनन टेकिंग प्लेस इन दिस चैप्टर। अब इसके बाद हम पहले स्टडी करेंगे फोटोसिंथेसिस को, और उसके बाद हम इस चैप्टर के सेकेंड हाफ में मूव कर जाएंगे, दैट इज बेसिकली रेस्पिरेशन। इट मीन्स कि वी आर गोइंग टू कैरी आउट एनाबोलिज्म फर्स्ट, फॉलोड बाय द प्रोसेस ऑफ व्हाट? कैटाबोलिज्म। सो लेट्स स्टार्ट विद द फोटोसिंथेसिस, राइट। सो somewhere here we want to start the very unique process of what? Photosynthesis. And you are a learned group of students, you know very well okay, what is meant by the photo. You know, yes, absolutely perfect, light. And what is the meaning of synthesis? To make. It means we are going to make something with the help of light. But you know very well कि these are the just conditions. Conditions किसके लिए हैं?
for the reactants to combine together to give us the products. Now again concentrate your book. आप लोगों की बुक का ये चैप्टर नंबर 11 का पहला पेज और उसका ये एंड वाला पोर्शन बन रहा है, मैं उसको स्टडी करवा रहा हूँ आप लोगों को। तो उसमें उसने क्या लिखा हुआ है कि बेसिकली एक फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें आप लोगों ने लो एनर्जी, मैंने क्या वर्ड यूज किया है, लो एनर्जी इनऑर्गेनिक, लो एनर्जी इनऑर्गेनिक, और थर्ड वर्ड आपके लिखा हुआ है व्हाट, ऑक्सीडाइज्ड मॉलिक्यूल्स। तो तीन वर्ड आपने अपने माइंड में रखने हैं इस प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए कि वो मॉलिक्यूल्स लो एनर्जी हैं, वो इनऑर्गेनिक है, और वो ऑक्सीडाइज्ड मॉलिक्यूल है। किस चीज के, कार्बन के और हाइड्रोजन के। अब आप जरा गौर से देखिए, सोचिए कि आप लोगों के माइंड में कार्बन का कौन सा ऑक्सीडाइज्ड कंपाउंड फॉर्म आपके माइंड में आएगा। तो यस 100% यू राइट। तो आपने फॉर्म बोला सर CO2। सो very famous oxidized inorganic molecule of carbon is carbon dioxide, and same is the case here कि जब मैं आप लोगों से ये पूछूं कि can you name any oxidized inorganic product of hydrogen, तो yes your immediate response will be water, right? तो मेरा कहने का मकसद स्टूडेंट ये है कि जब हम लोग कार्बन के ऑक्सीडाइज लो एनर्जी मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन के लो एनर्जी ऑक्सीडाइज मॉलिक्यूल से कंबाइन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, सनलाइट, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इन द प्रेजेंस ऑफ सम व्हाट, प्लांट पिगमेंट्स। एंड आई थिंक आप लाइन में पढ़ के आए हैं, वन ऑफ द वेरी फेमस मॉलिक्यूल इज क्लोरोफिल, and you have read many of its, you can say, derivatives in the chapter of what, kingdom protoctista। आपने क्लोरोफिल ए का नाम पढ़ा था, वहां पे क्लोरोफिल बी का नाम आपने पढ़ा था, फिर आप लोगों ने यहाँ पे ज़ैंथोफिल के नाम आप लोगों ने पढ़ा था, फियोफिल के नाम आप लोगों ने पढ़ा था। देयर आर टू मेनी नेम्स फॉर द पिगमेंट्स, और यहाँ पे हम एक और नाम याद करवा रहे हैं आप लोगों को, कैरोटीन्स, राइट। तो ये जितने भी प्लांट पिगमेंट्स हैं, दे आर देयर टू कैप्चर सनलाइट, एंड दिस पर्टिकुलर सनलाइट दैट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, इट विल प्रोवाइड व्हाट, फ्री एनर्जी टू दीज मॉलिक्यूल, एंड व्हेन दीज टू मॉलिक्यूल combine together in the presence of what, sunlight and plant pigments, so they make what, high energy. So low energy molecule will be converted to the high energy molecules. But how we can say that they have got the high energy? Answer is, now they have transformed into complex organic molecules. Initially, I have given you the concept that organic molecules will be trioses, 3 carbon compound, 3 carbon compound, and when these 3 carbon compounds combine together, they give us what? 6 carbon compound, even more complex. And you know very well, we can combine then these two monosaccharides, and we will have what? The disaccharides, and when different disaccharides combine together, we have polysaccharides. So we are going to gradually complex the things together, and we will combine, we will have high energy organic molecules definitely in their reduced form, right? तो जब मैं इस पर्टिकुलर CO2 को इस हाइड्रोजन से रिड्यूस कर दूंगा, तो ये चीज बन जाएगी जैसे हम क्या बोलते हैं, फूड। इसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, फूड। और सवाल ये है कि ये जो मेरे पास रिमेनिंग ऑक्सीजन है, इट विल जस्ट बी अ सोर्स ऑफ ऑक्सीजन फॉर aerobic respiration, or you can also call it as what, a byproduct of the reaction. So this is the definition of what photosynthesis. Now we want to move to the next concept, and next concept is reactants of photosynthesis. Reactants and products. Reactants and products of photosynthesis.
you have studied this concept in grade 9 again, and I know you have an idea. Okay, this is a very complex process. It consists of two very complex, you can say, set of reactions. One of them is called as what? Light reaction. The other one is called as dark reaction. And itself, dark reaction is a complex chain of reactions known as Calvin cycle. But however, in the beginning, we just want to give its summary. And how we can write the summary of the reaction? By an equation. And that equation gives us CO2. It is a very first reactant. And then we have what? H2O, it is a second reactant. And then we place an arrow and we write something like it. Sunlight at the top of arrow. And then we place plant pigments at the base. So these are the what? Reactants. We must have plant pigments. We must have CO2, we must have water, and environmental condition means a source of energy, and then we will have nothing other than C6, H12O6, and we will have what? Oxygen as a byproduct. So there are two reactants, one of them is CO2, other one is water, and there are two products, one of them is glucose, and another one is oxygen. Right? And the last thing, if we want to balance this equation, we must write 12 over here. We must write 12 over here. And we must write 6 water over here. Because this particular water is a precursor for many of the chemical reactions taking place during the course of photosynthesis. And it is also a product of what? The same process. Means कि बहुत जगहों पे वाटर कंज्यूम हो रहा है और बहुत सी जगहों पे वाटर प्रोड्यूस भी हो रहा है, राइट? लेकिन हम उस साइड पे देखें तो जो अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस हो रही है वो कम है और जो अमाउंट ऑफ वाटर कंज्यूम हो रही है वो ज़्यादा है. तो अगर मैं इस तरफ वाटर लिख दूं और इस तरफ वाटर को ना भी लिखूं तो फर्क नहीं पड़ेगा. इसलिए अगर मैं इस सारी रिएक्शन को ऐसे सम अप कर दूं कि CO2 प्लस वाटर in the presence of sunlight and what? Plant pigments, and we will have what? Glucose and oxygen. It is not wrong at all. It is a perfect reaction. So reactants are carbon dioxide and water, and products are glucose and oxygen. Right. अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ. और वो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स, कि ये तो हुई बात प्लांट के बारे में. जाहिर है ये प्रोसेस किस में हो रहा है? प्लांट की बॉडी में हो रहा है. मेरा क्वेश्चन आप लोगों के साथ ये है स्टूडेंट्स कि क्या प्लांट की बॉडी में सिर्फ फोटोसिंथेसिस हो रही है? अगर आपका आंसर है यस, तो फिर मेरा सवाल ये है कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म ने सन एंड सोलर एनर्जी को या सन की एनर्जी को कन्वर्ट कर लिया इन मेकिंग व्हाट? केमिकल एनर्जी. तो ये केमिकल एनर्जी यूज कैसे हुई? राइट, आपको मेरी बात समझ आ रही है? ये ग्लूकोज यूज कैसे हुआ? तो इसका आंसर है कि प्लांट बेसिकली एक डुअल नेचर का ऑर्गेनिज्म है. आपको याद है हमारे डुअल सिम मोबाइल्स क्या होते हैं? जाहिर है वो वाले मोबाइल जिसपे 2 सिम्स चल सकती है. ये जो मेरा प्लांट है ये भी एक डुअल ऑर्गेनिज्म है. ये पॉइंट अपने माइंड में रख लें आप लोग के प्लांट इज अ डुअल मेटाबॉलिक ऑर्गेनिज्म, यानी कि इसके अंदर 2 प्रोसेसेस साइड बाय साइड चल रही हैं. देयरफॉर मैंने इसके लिए क्या वर्ड यूज किया स्टूडेंट्स? डुअल ऑर्गेनिज्म. तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि इसके पास 2 किस्म की रिएक्शंस हो रहे हैं. वन ऑफ देम इज कॉल्ड एज व्हाट? फोटोसिंथेसिस, एंड अदर वन इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन. इसमें दोनों प्रोसेसेस साथ साथ हो रही. मैंने आपको बताया था कि प्लांट भी
सोलर एनर्जी को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, प्लांट भी सोलर एनर्जी को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। तो प्लांट क्या करते हैं, वो पहले फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से इस ग्लूकोज को प्रोड्यूस करते हैं, फिर वो ग्लूकोज जो उन्होंने ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूस किया था, उस ग्लूकोज को क्या करते हैं, बर्न करते हैं, ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करते हैं। ऑक्सीडाइज करेंगे या बर्न करेंगे तो उनको एनर्जी मिलेगी जो उनके बॉडी प्रोसेसेस को कंटिन्यू करने के लिए जरूरी है। राइट, अब ये वाले दो प्रोसेसेस मींस फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन एक प्लांट बॉडी में कैसे कोरिलेटेड हैं, कैसे आपस में जुड़े हुए हैं, कैसे लिंक्ड हैं, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम ये वाला ग्राफ देखते हैं। राइट, अब देखिए इस पर्टिकुलर ग्राफ में हम लोगों ने यूज किया है व्हाट, एक वाई एक्सेस, ठीक है, और जाहिर एक यूज किया हुआ है एक्स एक्सेस। हमने किया क्या है स्टूडेंट्स कि हम लोगों ने एक्स एक्सिस के अलोंग दो प्रोसेसेस को लिख दिया है। फॉर एग्जांपल, वन ऑफ देम इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, और जिस प्रोसेस से मैं इसको कंपेयर कर रहा हूं दैट इज नोन एज रेस्पिरेशन। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने मेरी बातों को बड़े गौर से देखना है, तो आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट बड़े अच्छी तरीके से समझ आएगा जिसको हम अभी स्टडी करने वाले। रेस्पिरेशन क्या है? अभी मैंने बोला कि वो सोर्स ऑफ एनर्जी है, सोर्स ऑफ फ्री एनर्जी है। और ये रेस्पिरेशन कौन करता है? बात को थोड़ा गौर से सुनेंगे आप लोग। रेस्पिरेशन करते हैं उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के सेल्स, राइट? जितने किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में सेल होंगे उसके लिहाज से ही उसकी ऑक्सीजन डिमांड बनेगी। अगर किसी ऑर्गेनिज्म में नंबर ऑफ सेल्स कम है, जाहिर है उसकी एनर्जी डिमांड कम है, उसकी बॉडी की ऑक्सीजन कंजम्पशन कम होगी, राइट? तो मैं जो कॉन्सेप्ट आपको देना चाह रहा हूं, इनकलकेट करना चाह रहा हूं आपके माइंड में, दैट इज कि जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है, इट ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ सेल। हाँ, ये हो सकता है, ये बिल्कुल पॉसिबल है कि मिसाल के तौर पे जब आप 2 साल के थे तो आप लोगों की बॉडी में नंबर ऑफ सेल्स कम थी, जब आप 4 साल के हुए तो नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा हो गए, 8 साल के नंबर ऑफ सेल्स और बढ़ गए। तो जो आप लोगों की बॉडी में नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे तो जाहिर है आप लोगों के सेल्स की एनर्जी डिमांड और उसकी रेस्पिरेशन रेट वो बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अगर हम एक डे का एनालिसिस करें तो ऑलमोस्ट जो नंबर ऑफ सेल्स हैं जो आपके डे के स्टार्ट होने के टाइम पे, तो ऑलमोस्ट वो डे के एंड पर वही रहते हैं। सो नंबर ऑफ सेल्स never changes, they always remain constant, nearly constant. So number of cells, they always remain constant per day, almost, मैं word use कर रहा हूँ, almost remain constant। तो उस लिहाज से एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कंज्यूम्ड या अमाउंट ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। और फर्ज कर लेते हैं कि इस पर्टिकुलर प्लांट को इस पर्टिकुलर दिन पे उसका जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है स्टूडेंट्स वो कितना है, इतना। से दिस इज द रेट ऑफ रेस्पिरेशन ऑफ दिस वेरी प्लांट दैट इज अंडर स्टडी, जिसको मैं स्टडी कर रहा हूं, और उसको हम एक लाइन से इस एक्सिस से जोड़ें तो मुझे पता चलेगा कि से रेस्पिरेशन कितना है। फर्स्ट लेते हैं 10, 20, 30, 40, 50 and then say 60 and then say 80. Rate of respiration always remain constant per day। मैं फिर बार बार वर्ड यूज कर रहा हूं आप लोगों के लिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छा हो। वो क्या है, ऑलमोस्ट सेम रहता है, राइट? लेकिन अब जरा आप लोगों ने इसी पर्टिकुलर प्लांट बॉडी की एक और प्रोसेस को स्टडी करना है जिसका नाम क्या है मेरे पास, फोटोसिंथेसिस। अब जरा बात को देखिए गौर से स्टूडेंट्स कि जब रात थी, when there was no sunlight, so rate of photosynthesis was approximately 0। ये मैंने बात कर दी है कि ये तकरीबन 0 पे खड़ा है, राइट? Rate of respiration is approximately 0 because there is no sunlight। लेकिन
जो सनलाइट इंक्रीज करना शुरू करेगी तो जाहिर है रेट भी बढ़ना शुरू कर देगा, समथिंग लाइक इट। ये बढ़ रहा है ऊपर की तरफ, इट इज असेंडिंग, बिकॉज विद एवरी पासिंग सेकेंड और मोमेंट लाइट इंटेंसिटी इज इंक्रीजिंग। तो हर इंक्रीजिंग लाइट इंटेंसिटी के साथ रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ता चला जाता है, यहां तक कि एक वक्त डॉन टाइम पे, डॉन का मतलब होता है जब तुलुए सुबह होती है, मैं डॉन टाइम की बात कर रहा हूं, और फिर एक वक्त मैंने बोला है क्या, डस्क, जब गुरूबे आफ्ताब होता है, यानी कि गुरूबे आफ्ताब और तुलुए आफ्ताब। चलिए मैं तुलुए आफ्ताब को अपसाइड पे लेके जा रहा हूं, राइट, कि जब मेरा सन राइज कर रहा था तो एक टाइम ऐसा आया कि जब इस पर्टिकुलर प्लांट का रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और रेट ऑफ रेस्पिरेशन क्या हो गए, बराबर हो गए, राइट। यू नो वेरी वेल कि फोटोसिंथेसिस में हम लोग क्या करते हैं, CO2 एब्जॉर्ब करते हैं, राइट। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जितनी CO2 इस पौधे को चाहिए थी वो कौन फुलफिल कर रहा था, उसका रेस्पिरेशन रेट, राइट। इस पर्टिकुलर प्लांट को अभी बाहर से CO2 एब्जॉर्ब करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली इस पर्टिकुलर प्लांट को जितनी ऑक्सीजन चाहिए थी वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, वो प्रोवाइड कर रही है फोटोसिंथेसिस, राइट। तो इस पर्टिकुलर प्लांट को इस पर्टिकुलर मोमेंट पे O2 एब्जॉर्ब करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज के उसका इंटरनल बॉडी सिस्टम उसको O2 भी प्रोवाइड कर रहा है। इस पर्टिकुलर पॉइंट को कि जहां प्लांट हमें डम एंड डेफ नजर आ रहा है, कि जब वो ना तो एनवायरनमेंट से कोई गैस ले रहा है और ना ही एनवायरनमेंट को कोई गैस दे रहा है, वेयर देयर इज नो नेट एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग नाम क्या देते हैं, कॉम्पेंसेशन पॉइंट। कॉम्पेंसेशन पॉइंट where amount of CO2 produced is equal to amount of CO2 fixed, right, or amount of O2 produced is equal to amount of O2 consumed for respiration, or simply we want to say कि at compensation point rate of photosynthesis is equal to what, rate of respiration। जब फोटोसिंथेसिस का रेट रेस्पिरेशन रेट के बराबर हो जाएगा तो हम उसे बोलेंगे क्या, कॉम्पनसेशन पॉइंट। और इस पर्टिकुलर कॉम्पनसेशन पॉइंट को हम दो मोमेंट्स पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। बोल चुका हूं पहले मैं, लेकिन लिख रहा हूं आप लोगों के लिए बोर्ड पर। एक का नाम क्या था, डॉन, एट द टाइम ऑफ डॉन, इसको हम उर्दू में लिख सकते हैं क्या, तुलुए आफ्ताब, जब सन राइज हो रहा होता है। और एक क्या होता है वर्ड मेरे पास, डस्क, और डस्क का मतलब होता है गुरूबे आफ्ताब, राइट। एक कौन सा प्रोसेस है, गुरूबे आफ्ताब, राइट। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट से ऊपर क्या है, अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट से ऊपर जाऊं, मीन लाइट इंटेंसिटी और तेज हो जाए 10, 11, 12 बजे, तो जाहिर है अब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और ऊपर चला जाएगा एंड इट विल सुपरसीड, ये गलबा हासिल करेगा किसके ऊपर, रेट ऑफ रेस्पिरेशन के ऊपर। तो मुझे लगेगा कि इस पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे मैं अब शेड कर रहा हूं ब्लू के साथ, इस पर्टिकुलर टाइम पे अब प्लांट क्या प्रोड्यूस कर रहा है, O2, बिकॉज के O2 इज प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डोमिनेशन मींस प्रोडक्शन ऑफ O2। लगेगा कि प्लांट अब O2 एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, ये सिर्फ और सिर्फ CO2 ही प्रोड्यूस कर रहा है, राइट। तो इस पर्टिकुलर फेज को हम लाइट फेज कह सकते हैं, और यहाँ पे बहुत ज्यादा O2 प्रोड्यूस होती है। लेकिन जब दोबारा गुरूबे आफ्ताब शुरू होगा तो फिर ये वाला पॉइंट, ये वही पॉइंट है जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्पनसेशन पॉइंट। यहां पे हम अपने इस लेक्चर को रोकते हैं और अगले लेक्चर के बारे में आपको बता रहे हैं कि हम अगले लेक्चर में क्या पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में हम ये देखेंगे
कि हमारे पास दो रिएक्टेंट्स हैं, यू नो वेरी वेल, उनमें से एक का नाम क्या था CO2 और एक का नाम क्या है वाटर। हमारे पास दो प्रोडक्ट थे, वन ऑफ देम वाज ग्लूकोज, अदर वन वाज ऑक्सीजन। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो इस बात पे बेस कर रहा होगा कि व्हाट इज द बेसिकली सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, बिकॉज ऑक्सीजन इज प्रेजेंट नॉट ओनली इन CO2 बट ऑल्सो इन वाटर। ये यहाँ भी प्रेजेंट है और यहाँ भी प्रेजेंट है। सो देयर मे बी you can say controversy that source of oxygen may be the CO2 or maybe the water, and we will study it on the basis of some experimentations, and we will move to the next lecture very soon. And till that very lecture, take very good care of yourself, always believe in concept. आप जितना आराम से और सुकून से कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, आप लोगों की लॉजिकल ग्राउंड उतनी स्ट्रॉन्ग होती चली जाएंगी। अल्लाह हाफिज।